हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, यानी आपने अवकलन करना सीखा तो अवकलन क्यों करते हैं, आखिरकार इतना लंबा प्रोसेस सीखने का कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। बिना किसी उपयोग के किसी भी टॉपिक को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखेंगे कि अवकलन का किस किस प्रकार से हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आज के वर्तमान समय में अवकलन और फंक्शंस का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, खास तौर पे अगर हम कहें कि जो आपका खगोल विज्ञान है या फिर जो अंतरिक्ष में जितने भी प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे कोई यहाँ से रॉकेट भेजा जा रहा हो, चाहे कोई यान भेजा जा रहा हो, या फिर आपके एरोप्लेन्स हैं, हवाई जहाज है, इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं आपका कैलकुलस का ही प्रयोग किया जा रहा है। बिना कैलकुलस के प्रयोग के, बिना फंक्शंस के, बिना उनके ग्राफ्स के हम लोग को ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी कठिनाई वाली चीज़ें हम इतने आसानी से कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज, यानी जो उपयोग पढ़ेंगे उनके क्या क्या यूज हैं, उसमें कई चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस भी आप पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेशन भी यहाँ पर पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा भी पढ़ेंगे आप। तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ेंगे आप यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत जो फर्स्ट चीज है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो राशियां हैं उनके परिवर्तन की दर, कोई भी राशि है उसके परिवर्तन की दर का जो यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, एक एक्सरसाइज है 6.1। तो अब सबसे पहले बेसिक चीज आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये परिवर्तन की दर का क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक प्रतिबंध दिया गया है y बराबर f ऑफ x, यानी x और y के बीच में कोई ना कोई आपस में रिलेशन बन रहा है, एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए। तो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, y बराबर f x के द्वारा भी जुड़े हुए हैं। अब एक बात कुछ भी हो सकता है, sin x cos x x स्क्वायर प्लस b समथिंग कुछ भी हो, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं y का x के रिस्पेक्ट में, तो उसको ये लिखा जाता है, इसको हम लोग अभी तक क्या पढ़ते चले जा रहे हैं कि d dx ऑफ y, यानी y का इसके सापेक्ष अवकलज क्या होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है y का इसके सापेक्ष अवकलज, जो कि एक ही बार किया गया है, इसलिए हम इसको और अच्छे से कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी प्रथम अवकलज है, क्योंकि एक ही बार किया गया है, यहाँ पर एक से अधिक बार नहीं किया गया है। तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अब यहाँ पर इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, तो दूसरे तरीके से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, x के सापेक्ष तो अभी भी चल रहा होगा, तो x के सापेक्ष y का अवकलज ना कह करके हम यहाँ कह सकते हैं कि y में परिवर्तन की दर को बताता है। और आपने 11th क्लास में जब वहां पर आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था अवकलन से, तो वहां पर भी चीजें बताई गई, इसका कॉन्सेप्ट वहां पर भी बताया गया था कि जब हम लोग अवकलन करते हैं तो अवकलन जो होता है वो एक राशि से और दूसरे राशि के बीच में परिवर्तन की जो दर है उसमें होता है। जैसे मान लीजिए कि इस कमरे की बात हम करते हैं, अब इस कमरे की अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो उससे कई चीजें प्रभावित होंगी। लंबाई बढ़ा देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो भी बदल जाएगा, आयतन भी बदल जाएगा। तो मतलब अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे किसी एक चीज में परिवर्तन करेंगे तो उससे कई चीजें बदल जाएंगी। तो इसी प्रकार से अगर y बराबर f ऑफ x से जुड़ा है, तो अगर हम x में कुछ परिवर्तन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि y में भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो x में हम जो परिवर्तन कर रहे हैं, जितना परिवर्तन कर रहे हैं उसके सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है और उसकी दर कितनी है, वो ज्ञात करने को ही हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन
और आपको ये भी बताया भी गया है। अगर हम और कोई एग्जाम्पल ढूंढें इसका, तो जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास विस्थापन दिया रहता है, विस्थापन मान लीजिए उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, और इसका डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपकी वेलोसिटी, यानी कि वेग। तो विस्थापन इसीलिए परिभाषा में भी कहा जाता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो वहां पर भी हो जाता है जो वेग में परिवर्तन की दर है, तो वेग में परिवर्तन की दर है उसको हम त्वरण कह देते हैं। तो अगर हम वेग में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर लें, ये क्या क्या बनाएगा आपका एक्सेलरेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, त्वरण। ठीक है, तो इसका उपयोग हम देखिए फिजिक्स में भी आप पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टॉपिक के अंतर्गत कि एक चीज में परिवर्तन करते हैं तो उसका दूसरी चीज में क्या परिवर्तन है। अब बात ये आती है कि किसके सापेक्ष किया जाए, तो ये बात किसके सापेक्ष आपको क्वेश्चन को पढ़ करके पता चल जाएगी कि यहाँ पर किसके सापेक्ष पूछा। कई बार तो स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि आपको इसके सापेक्ष ज्ञान है, और कई बार स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं, लेकिन हम एग्जाम जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उस क्वेश्चन को रीड करने से ही हमें पता चल जाता है कि ये किसके सापेक्ष पूछा। ज्यादातर क्वेश्चन में जब पूछा जाता है परिवर्तन की दर, वो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, समय के सापेक्ष। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन में टाइम के सापेक्ष पूछा जाए। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम के सापेक्ष नहीं कहा गया और कुछ भी ऐसा इंगित नहीं किया गया, कोई आपको इशारा नहीं किया गया, तो फिर उसमें आप ध्यान दीजिए कि उसमें जरूर कहीं ना कहीं मेंशन होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा क्वेश्चन में कि किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर आपको। तो सापेक्ष वाली बात आपको जरूर ध्यान देनी है क्वेश्चन में, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। देखिए आपने यहाँ तक पढ़ा तो आपको पता चल गया कि हमें ज्ञात क्या करना है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात। तो अब यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि आपको टाइम का इस्तेमाल नहीं करना, टाइम के सापेक्ष नहीं देखना, समय के सापेक्ष नहीं देखना है, आपको देखना है आपको उसी की रेडियस, उसी की त्रिज्या r के सापेक्ष है। और इसमें फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है r = 3 सेंटीमीटर। अभी आप समझ रहे होंगे कि r के सापेक्ष भी करना है, फिर r का मान भी दे रहा है, इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि मान लीजिए आप चले जा रहे हैं, कहीं स्थापित हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, अब कोई कण है मान लीजिए वो यहाँ से स्टार्टिंग हुई उसकी चलने, उधर तो घूमता हुआ वो चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि उसकी हमें चाहिए वेलोसिटी, यानी कि वेग चाहिए उसका। तो क्या वेग उसका सर्वथा हर जगह बराबर ही होगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है। जैसे हम अपना एग्जाम्पल लें, हम हुसैनगंज से फतेहपुर जाते हैं बाइक के द्वारा, तो क्या हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हमेशा इक्वल रहती है? यूनिफॉर्म तो नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा होता रहता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप कितने स्पीड से जाते हैं, तो हम तो उसको एक एवरेज स्पीड बता देंगे, एवरेज स्पीड से जाते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि कल जब आप जा रहे थे हुसैनगंज से फतेहपुर जा रहे थे, उस समय ठीक बहुगुणा इंटर कॉलेज के ठीक सामने आपकी स्पीड कितनी थी, तो फिर हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा उस समय जब हम बहुगुणा इंटर कॉलेज के ठीक सामने खड़े जा रहे थे, उस समय गुजर रहे थे, तो उस समय हमारी स्पीड कितनी थी। बाकी उसके पीछे कितनी थी, उसके आगे कितनी थी, वो हमसे नहीं पूछा गया। या हमसे कोई पूछ ले कि आप जब जा रहे थे, तो आप जब फतेहपुर बाईपास क्रॉस कर रहे थे उस समय आपकी स्पीड कितनी थी। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हमसे स्थान पूछ लिया जाए तो फिर उस स्थान विशेष पर हमें स्पीड अपनी बतानी पड़ेगी, और बाकी उसके पहले या उसके बाद में आपकी स्पीड कितनी थी ये आपसे नहीं पूछी जा रही। तो यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से आपको कोई मतलब नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू 3 यहाँ पर दी गई, मतलब कि परिवर्तन तो होता चला जा रहा है, लेकिन हमें उस समय परिवर्तन देखना है जिस समय r की वैल्यू कितनी हो, 3 हो।
ठीक है, जैसे हम कहें कि आपके पास जितने पैसे होंगे आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब आप किसी के पास 2 रुपए हैं तो किसी बैंक में जमा कर देगा तो उसके रुपए कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो मतलब पहले 2 थे तो फिर 4 हो गए, कितने की बढ़ोतरी हुई, मात्र 2 रुपए की बढ़ोतरी। लेकिन अगर किसी के पास मान लीजिए 6 रुपए थे तो अब जो है उसके दोगुना हो गया तो कितना, 12 रुपए मिलेगा, अर्थात उसकी बढ़ोतरी कितनी हो गई, 6 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो एक की बढ़ोतरी 2 रुपए की हो रही है, एक की 6 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि आपने कितने पैसे वहां पर जमा किए। अगर आप जितने भी पैसे जमा करेंगे उसी के अनुसार आपके पैसे दोगुने होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें किस एग्जैक्ट वैल्यू पर आपको परिवर्तन की दर पूछ रहा है वो आपको उस क्वेश्चन में दिया जाएगा। खैर आइए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, वो भी त्रिज्या r के सापेक्ष। अभी इसको हम अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकालें। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है, ए फॉर एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए r जो है सेंटीमीटर में दिया गया, तो जिस इकाई में जिस यूनिट में आपको जिस मात्रक में दिया गया वही मात्रक आप यहाँ इस्तेमाल करें। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इससे क्या कहा गया, r के सापेक्ष, इसलिए जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो r के ही सापेक्ष करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r वी गेट d dr ऑफ a। और यहाँ पर पाई का तो करना नहीं क्योंकि कांस्टेंट में आ जाएगा गुणांक के रूप में, और r स्क्वायर का r के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 2 पाई r हो जाएगा। अभी हमने r की वैल्यू नहीं रखी, अब हमें r की वैल्यू रखनी है 3। अब कुछ लोग कहेंगे हम यही रख देते r की वैल्यू, तो क्या हो जाता है, तो अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू रख देते तो आ जाता हमारा 3 का स्क्वायर 9 पाई, और जब हम r के रिस्पेक्ट में गुणा डिफरेंशिएशन करते हैं 9 पाई में तो कांस्टेंट पूरा हो गया तो उसके 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे उसके पश्चात ये मान रखा करेंगे, ना कि शुरुआत में। ठीक है, उसका एक टेक्निकल ग्राफ ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जब पूछा गया तो ज्ञात हो गया है, केवल r का मान रखना है, तो हमने लिख दिया। इसलिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष जब r बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो r यहाँ रख लीजिए 3, तो कितना आ जाएगा 6 पाई। अब ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ऊपर क्या है, a अपॉन r। अगर आप देखें ध्यान से तो हम a अपॉन r जैसे समझें, तो a का क्या मात्रक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए सेंटीमीटर और r का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब मात्रक लिखा जाएगा आपका तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है तो तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति, s का मतलब सेकंड है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब से हम कोई झील है, कोई पानी कहीं पर भरा हुआ है, अब कई बार वो स्थिर होता है, कई बार स्थिर नहीं होता, तो हम कुछ भी फेंकेंगे तो वहाँ तरंगे इस प्रकार से उठने लगती हैं और वो तरंगे लगातार बढ़ती रहती हैं। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है कि वो झील क्या स्थिर है, तो उसमें हम साधारण मतलब बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब झील का में बहाव होता या कोई हलचल होती तो फिर उस समय हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त बता दिया स्थिर झील में आपने पत्थर फेंका है, और जब पत्थर फेंका है वृत्तों में, देखिए जो आप जब पत्थर फेंकते हैं तो वहां देखते हैं कि पहले छोटा वृत्त बनता है, जिस स्थान पर एग्जैक्टली पत्थर गिरता है वहां पर एक छोटा सा वृत्त बन जाता है, और तुरंत आपको देखते देखते वो वृत्त जो है बड़े बड़े वृत्त बनते चले जाते हैं। इसका मतलब वृत्त अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और क्षेत्रफल बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि वृत्त की त्रिज्या भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर उस जब हम पत्थर डालते हैं तो वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। अब आपको इसको देखकर अंदाजा लगाना है कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मात्रक को ध्यान से देखिए, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल का तो मात्रक होगा नहीं, चलो त्रिज्या का ही मात्रक है। त्रिज्या बढ़ेगी तभी क्षेत्रफल बढ़ेगा। आइए आज उल्टा करेंगे, अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर त्रिज्या बढ़ेगी। तो यहाँ मात्रक को देख करके आपको पता चल जाएगा कि सेंटीमीटर लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो दिया गया है तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको बताइए। ठीक है, अब आगे प्रति सेकंड कहा गया है। देखिए तो अब जब प्रति सेकंड आ गया इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब निश्चित हो गया कि इस क्वेश्चन में जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, यानी टाइम के सापेक्ष। ठीक है, और टाइम जो रहेगा वो सेकंड में होगा। जैसा क्वेश्चन में है 5 सेंटीमीटर प्रति
की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अब उस स्थिति में हमें बताना है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उस समय किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा था, इसको हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने लिखा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बताया गया था कि देखो यहाँ पर इशारा कर दिया गया, स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया, जैसे इसमें बता दिया गया कि नहीं त्रिज्या r के साथ है, यहाँ ऐसा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ये मात्रक जो लिखा हुआ है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। इसलिए हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और टाइम किसमें है इन सेकंड से, सेकंडों में यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, क्योंकि प्रति सेकंड की बात है, उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते। तो अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो d dt ऑफ a और यहाँ पर पाई का होना नहीं r स्क्वायर का, अब देखिए r स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, r स्क्वायर का तो r के हिसाब रिस्पेक्ट में होगा ना, तो r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 2r आएगा, ठीक है, की पावर n का होता है n की पावर n। लेकिन जब हमें करना यहाँ पर t के सापेक्ष था और हमने कर लिया किसके सापेक्ष r के सापेक्ष, तो बगल में उसका r का डेरिवेटिव भी लिखना पड़े, कि पीछे आपको डिफरेंशिएशन में बताया जाता है कई बार, इसलिए बगल में आपका मल्टीप्लिकेशन में d dt ऑफ r यानी r का जो अवकलज है टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, r आपके पास यहाँ बताया ही गया है कि 8 सेंटीमीटर जब होता है बताना है, और ये आपको मालूम है, ये क्या है r d dt ऑफ r मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हमने लिख दिया कि ज्ञात है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर है, और परिवर्तन की दर को हम इसको डिनोट करें तो कितना है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह कहा गया है कि चलती है, तो जरा बताइए कि जब भी हम पत्थर डालते हैं तो त्रिज्या क्या करती है, बढ़ती है कि घटती है, तो बढ़ती ही है, और क्षेत्रफल भी बढ़ ही रहा है, तो जब कोई चीज बढ़ेगी तो उसको पॉजिटिव लिखा जाएगा, जो कोई चीज घट रही है, घटने की दर दी गई है तो उसको निगेटिव लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको भले ही नहीं कहा गया कि त्रिज्या बढ़ रही है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि त्रिज्या वहां पर बढ़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या पॉजिटिव चिन्ह के साथ में लिखा गया +5, अर्थात अगर घटने की कहीं स्थिति बनती तो वहां पर हम फिर माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको रख दीजिए आप 5, तो कितना हो जाएगा 10 पाई r। अब आपका त्रिज्या बराबर 8 पर पूछा गया, तो इसमें लिख दिया गया त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर होने पर वृत्ताकार तरंग द्वारा घिरे क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, इसको ऐसे करके ब्रैकेट में नीचे साइड में r = 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए आप, तो 10 पाई × 8 80 पाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं a का मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, t जो है टाइम का मात्रक सेकंड, ठीक, यहाँ से इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आप उसको क्वेश्चन को तैयार करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक आयत की लंबाई x है जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y है जो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो लंबाई घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो, y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा जा रहा है परिमाप, तो सबसे पहले हमने लिख दिया प्रश्नानुसार ज्ञात x क्या है लंबाई, और लंबाई में क्या हो रहा है कमी हो रही, घट रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पर ddx ऑफ d dt ऑफ x जो है आपका नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए ये क्या है घट, जबकि चौड़ाई बढ़ रहा है इसलिए ये पॉजिटिव, ठीक है, और प्रति सेकंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई इक्वल टू ब्रैकेट में x + y सेंटीमीटर। अब इसका टाइम t, और यहाँ पर टाइम देखो जरूरी नहीं कि टाइम में सेकंड में दिया जाए, यहाँ पर टाइम आपका मिनट में है, तो फिर आपको यहाँ पर मिनट दर्शा देना है, तो मिनट के साथ किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का करेंगे अलग, y का करेंगे अलग, तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का अवकलज है और ये y का अवकलज है, टाइम के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी x और y नहीं आ रहा है, x और y नहीं आने का मतलब है कि आपका x बराबर 8 और y बराबर 6 रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे आप इसका मान रख दीजिए, इसका मान कितना -5 और इसका मान है +4, -5 + 4 -1 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2,
-2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये क्या है, पी परिमाप। तो मतलब परिमाप में जो परिवर्तन की दर है वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है, परिमाप घट रहा है। हमने लिखा परिमाप के घटने की दर कितनी है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। केवल चिन्ह देख करके हमें ये पता लगा देना कि घट रहा है कौन सी चीज बढ़ रहा है। अब आयत का क्षेत्रफल a बराबर x × y सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ भी टाइम t के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, x तो y के अवकलन हो जाएगा, फिर y x का अवकलन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 है, y बराबर 6 सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर आप सभी के मान रख लीजिए, इसका मान हो गया 8, इसका मान हो गया 4 प्लस इसका मान हो गया 6 और इसका मान हो गया यहाँ पर -5। 8 चौको 32, 6 पंजे 30, 32 - 30 बराबर 2। अब ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि जो क्षेत्रफल हमारा है उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो हमने लिखा है इसे क्षेत्रफल में वृद्धि की दर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में, ये एक पाइप है जिससे रेत गिरती जा रही है। रेत इस प्रकार से गिर रही है और रेत गिरने की जो इन्होंने बताई स्पीड या इनका परिवर्तन की जो दर है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंख बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो यहाँ पर एक शंख बन जाता है, शंख सभी लोग जानते होंगे। तो शंख जैसे जोकर की टोपी होती है या बर्थडे कैप होता है आपका, वो चीज बन रहा है यहाँ पर। इस तरीके से डालते जाते हैं, जैसे जैसे गिरता जाता है तो वैसे वैसे वो शंख भी बड़ा होता चला जाए। तो एक सामान्य सी बात है, आपने कई बार देखा भी होगा, इसका प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं। तो इसमें जो ऊंचाई है और त्रिज्या है, आधार वृत्ताकार आधार होता है इसका। तो जो ऊंचाई और त्रिज्या की बात बता रहे हैं कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का 6वां भाग है, यानी 1/6 है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, ऊंचाई में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। और ये भी बताया कि कब जिस समय जब ऊंचाई कितनी हो 4 सेंटीमीटर हो तब उस समय बताना। ये तो फिगर आपके एक प्रकार से सारी चीजों को समझाने के लिए रहा। अब आप ये देखिए कि जो रेत गिरने की दर है उसमें क्या कहा जा रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड से तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। और 12 सेंटीमीटर क्यूब जो है, अगर सेंटीमीटर दिया होता तो उसमें वो चाहे त्रिज्या हो जाती चाहे ऊंचाई हो जाती, लेकिन जब सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है तो इसका मतलब ये क्या, सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक हो जाएगा, आयतन। तो इसका मतलब ये जो है कि आयतन है, और आयतन में परिवर्तन की दर हो गई क्योंकि प्रति सेकंड लिखा हुआ है। तो आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब। और ऊंचाई में परिवर्तन की दर आपसे पूछी। तो लिखा हमने माना कि जिस समय t, और ये सेकंड में ही है, पर रेत के शंख की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई x सेंटीमीटर है, आयतन आपका 20 सेंटीमीटर की। तो अब आपको जो ज्ञात है वो आयतन में परिवर्तन की दर है। आयतन कितना है, v। तो v में परिवर्तन की दर dt ऑफ v कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब यहाँ हमने पॉजिटिव क्यों लिख दिया है, क्योंकि लगातार आयतन बढ़ेगा। जब ऊपर से कोई चीज आप गिरती चली जा रही लगातार तो वो आयतन क्या होगा, बढ़ना ही है उसको, इसलिए आपका ये क्या है, प्लस में। ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, अर्थात h इक्वल कितना 1/6 r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6h। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड होगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब हम देखते हैं कि ये ऊंचाई और आयतन के बीच में संबंध क्या है। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें हम ऊंचाई और आ जाए और आयतन भी आ जाए। तो हम जानते हैं कि सम का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए कि r भी है, h भी है और v भी है, यानी कि 3 प्रकार की चर राशि, 3 चर राशि। तो हमें 3 चर राशियां नहीं चाहिए, हमें 2 ही चर राशियां चाहिए। तो हम r के पास ये दिया गया है r = 6h। तो हम क्या करते हैं, r की वैल्यू रख देते हैं 6h। यहाँ पर हमने नाम दिया r का मान रखने का। जब आप r का मान रखेंगे 6h और उसको 6h का स्क्वायर 36h स्क्वायर h क्यूब हो जाए गुना करने का, तो ये आ जाता है आपका v इक्वल टू यानी आयतन 12 पाई h। ठीक, इतना हमारा
ये आपका आयतन आर होता है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं d dt ऑफ b 12 पाई और h क्यूब का करना t के सापेक्ष, लेकिन t के सापेक्ष नहीं होगा, h के सापेक्ष होगा। तो कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर, और h का भी करेंगे t के सापेक्ष। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब 3h स्क्वायर हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ में होगा, 12 3 के 36 और पाई h स्क्वायर और d dt ऑफ h। देखिए अब हमारे पास ये ज्ञात है, ये कितना है आपके पास मालूम है, देखिए शुरुआत में ही 12 है। यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 1 मान रख लिया 12 आ गया, इसका पक्षांतर किया इधर बटे में आ जाएगा, तो यानी कि d dt आपका h जो है तो 12/36 पाई h स्क्वायर को कैंसिल कर दिया गया 1/3 पाई h स्क्वायर। अब आप h का भी मान हमें रखना है, h का मान कब बताना था जब ऊंचाई कितनी हो 4 सेंटीमीटर हो, तो हमने यानी कि h बराबर 4 सेंटीमीटर होने पर शंकु की ऊंचाई में होने वाली वृद्धि की जो दर है वो कितने हो जाएगा। तो यहाँ पर h का मान आपको 4 रख देना, कैलकुलेशन कर देना, तो 1/48 पाई और h जो है h का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, और t का मात्रक क्या है सेंटीमीटर प्रति। बहुत कठिन नहीं है, देखिए इसको करना, बहुत से क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ बताए हैं और बाकी से कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, तो ये कुछ बहुत कठिन काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। और काफी कुछ कॉन्सेप्ट हमने इन क्वेश्चन के माध्यम से समझा ही दिया है। आप एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और यदि कोई समस्या होती है तो आप ग्रुप में कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा।